एक 10 बाय 10 का कमरा और 10 लोग रहने वाले हैं उसके अंदर, तो वो वैसे ही मर जाएंगे बेचारे। और उनको भी अंदर ही रहना है, और उनके राशन के डब्बों में बिल्कुल, डब्बे में कोई राशन नहीं है, खाली है राशन। दोस्तों, आज के इंटरव्यू की शुरुआत मैं आपको एक डेटा यानी कि फैक्ट बताते हुए करूंगा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 के हिसाब से 117 देशों में से जहां पे सर्वेक्षण हुआ था, भारत 102वें नंबर पर आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 101 देश हमसे बेहतर इस समस्या से डील कर रहे हैं, हमसे बेहतर तरीके से इस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और अपने देश में कुपोषण और भुखमरी ऐसी समस्या से लड़ रहे हैं। ऐसे ही यूनिसेफ की एक 2020 की रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से 19 करोड़ देशवासी, हमारे देशवासी कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं। इन 19 करोड़ के अलावा 56 लाख बच्चे, इन 19 करोड़ में से 56 लाख बच्चे हैं जो कि 4 वर्ष की आयु से कम हैं, और ये बच्चे जो हैं सीवियर वेस्टिंग कैटेगरी में आते हैं। अब आप पूछेंगे सीवियर वेस्टिंग कैटेगरी क्या होता है? सीवियर वेस्टिंग कैटेगरी यानी कि एक्सट्रीमली लो वेट टू हाइट रेशियो, यानी कि एक उम्र के हिसाब से जो उनकी हाइट होती है और उस हाइट के हिसाब से जो बच्चों का वेट होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा कम है। इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा कुपोषण के शिकार हैं। 56 लाख दोस्तों, ये यूनिसेफ की 2020 की रिपोर्ट, मार्च 2020 की रिपोर्ट बताती है। एक और डेटा की बात करते हैं। इसी यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टडी है, जिन्होंने क्लेम किया है कि हर साल 3 लाख बच्चे भुखमरी की वजह से मर जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है जिसकी हम और आप बात करने जा रहे हैं। तो जानने की ये जरूरत है कि हम और आप अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, अगर मन में चाह हो। और इसी चाह के साथ आज हमारे साथ हैं श्री पंकज गुप्ता जी, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं और जिन्होंने इस समस्या को अपने आसपास में देखा। ये डेटा तो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत बाद में देखा होगा। उन्होंने अपने आसपास में इस समस्या को देखा, लोगों को भुखमरी से, कुपोषण से जूझते हुए देखा, और उसी दिन ये ठान लिया कि वो इस समस्या को अपने स्तर पर जो भरसक प्रयास हो सकेगा वो करके इस समस्या को जितना हो सकेगा उतना इससे लड़ाई करेंगे। तो आइए मिलते हैं। आज हमारे साथ हैं श्री पंकज गुप्ता जी। नमस्कार पंकज गुप्ता जी, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा। सर मैं अच्छा हूँ, प्रतीक जी आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया पंकज जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी है और जितना मैंने आपको देखा है वाकई में आप काफी कुछ कर रहे हैं इस समय। तो इस बिजी शेड्यूल में भी आपने टाइम निकाल करके हमारे साथ बात करने के लिए टाइम निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, जय श्री कृष्ण जी। तो पंकज जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को, और आप जी कहाँ के रहने वाले हैं ताकि वो आपको बेहतर तरीके से जान सकें। जी। सभी को, सुनने वालों को जय श्री कृष्णा। मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं गुरुग्राम शहर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र लगभग 45 साल है और मैं मेरी सदर बाजार के अंदर एक छोटी सी कॉस्मेटिक की शॉप है। तो पंकज जी, आपका जो एनजीओ है देवदूत फूड बैंक, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं कि क्या है। सबसे पहले तो ये देवदूत फूड बैंक क्या है, ये क्या करता है, और इसके माध्यम से आप लोग क्या कर रहे हैं समाज में। प्रतीक जी, देवदूत फूड बैंक एक कम्युनिटी किचन है और ये जो किचन है ये लोगों के सहयोग से चलता है। इसमें लगभग लगभग रोजाना 800-900 लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और ये लोगों के सहयोग से चलता है और लोग हमें जिसमें राशन देते हैं, लोग हमें मदद करते हैं, तो ये चलता है।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पिछले 3 साल से चल रहा है और ये अभी इसमें इसी दिसंबर जो लास्ट दिसंबर 2020 है, इसमें हमने अभी एक और सेवा शुरू की है देवदूत किचन टिफ़िन सर्विस जिसमें जो टिफ़िन सेवा है, उसमें गुरुग्राम शहर में जहाँ तक भी हम पहुँच रहे हैं, वहाँ ऐसे कोई भी बुजुर्ग हैं कि जिनको वजह कोई भी हो सकती है, उनके बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो दूर रहते हैं या बच्चे हैं पास रहते हैं लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते हैं। तो ऐसे समय में उनको उनको अपना जो वक़्त है, अपनी जो उम्र है या अपना जो समय काटना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सारी समस्याएँ जो पेट से जुड़ी होती हैं, तो हमारी संस्था ने ज़िम्मेदारी ली है कि हम उनके घर तक दोनों समय भोजन टिफ़िन के रूप में भेजें और वो बिल्कुल जो भोजन है वो उनकी सेहत के हिसाब से पौष्टिक भोजन हो। जी, जी। जी। बहुत ही बढ़िया पंकज जी, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप और अभी हम और विस्तार में जानेंगे इसके बारे में, आपके अलग-अलग जो सेवा के बारे में, खास करके जो आपने बोला 800 से 1000 लोगों को रोज़ खाना खिला रहे हैं। आपने बताया ये कि कम्युनिटी किचन है और लगभग 3 साल हो गए आपको ये करते हुए। तो जी। पंकज जी थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ कि ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? आपने ये अ देवदूत फूड किचन क्यों शुरू करा? कब शुरू करा? क्या ऐसा देखा आपने जिससे आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे इस तरीके का कुछ काम करना है? जी, जी, जी। प्रतीक जी मैं बताना चाहूँगा कि आज से 3 साल पहले जिस जगह पे किचन हम लोग खाना बाँटते हैं, उस जगह के नज़दीक में एक डंपिंग यार्ड होता था, जहाँ पर क्या होता था कि और उसके नज़दीक में एक सब्ज़ी मंडी भी थी। तो अच्छा, वहाँ पर हाँ, जो मेरी दुकान के थोड़ा नज़दीक में ही है। तो वहाँ पर क्या होता था, मैं कई बार वहाँ से जब गुज़रता था, तो मैं देखता था कि जो आस-पास के एरियाज़ के जो लोग हैं या जो सब्ज़ी मंडी के लोग हैं, वो क्या करते थे, अपना बचा-खुचा सामान उस डंपिंग यार्ड में बेसिकली डाल जाते थे। तो अच्छा, हम देखा कि मैंने वहाँ वहाँ देखा 1 या 2 बार कि वहाँ पर क्या होता था, कुछ छोटे बच्चे या कुछ और गरीब लोग उस बचे हुए जो फेंके हुए खाने में से या जो गले-सले फल-फ्रूट हैं, उनमें से कुछ निकाल कर और साफ करके खाते थे। तो ये देखकर हम लोगों का मतलब मेरा इतना मन खराब हुआ क्योंकि देखिए जिस फल में कीड़े पड़े हुए हैं, उस फल को कितना भी साफ करें वो 100% साफ हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल। ये देख के बड़ा मन दुखी हुआ और हमने सोचा कि अगर ये बच्चे इस फल को खाएँगे, इस खाने को खाएँगे, तो ये तो फिर बहुत लंबा समय दे ही नहीं पाएँगे अपने संसार में और शरीर खराब हो जाएगा, फिर शरीर खराब हो गया तो फिर जो बच्चे भोजन की जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके लिए दवाई कहाँ से आएगी? सही बात है। तो ये सोच के मन खराब हुआ और जब मन खराब हुआ तो मेरे साथ मेरे अंकल हैं, मैंने अपने छोटे भाई से डिस्कस किया और फिर हम लोगों ने मतलब एक आपस में बात की और बात करने के बाद जब मैं परेशान हुआ, मेरे भाई ने मुझसे पूछा क्या हुआ? तो मैंने उसे बताया ऐसे-ऐसे था। तो हमने बात की कि क्यों ना हम एक थोड़ी-सी सेवा अपनी जो हमारे पास सेविंग्स होती है, उससे शुरू कर दें बच्चों के लिए और सबके लिए। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उस दौर के बारे में बताएँ कि सोचने के बाद कि हाँ, मुझे खाना खिलाना है लोगों को, आपने क्या किया और कैसे किया? एक चीज़ जैसे ही मैं अपने घर आया और मैं परेशान था, भाई ने पूछा मुझसे क्या हुआ, क्यों हुआ? तो मैंने बताया कि ऐसे वजह है और मैंने जब देखा उन बच्चों को तो बड़ा खराब लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर बात आई कि क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो हमने कहा कि मैंने छोटे भाई ने और हमारे अंकल थे, तो हमने डिस्कस किया कि क्यों ना हम अपनी सेविंग्स में से और कुछ इस तरह के बच्चों के लिए हम लोग भोजन की व्यवस्था करें। तो फिर बात ये हुई कि भई हम कितने लोगों के लिए, कितने बच्चों के लिए या किस तरह की व्यवस्था करें? जी, तो काफ़ी सोच-समझ के हम लोगों ने कि बच्चे आएँगे तो उनके साथ कुछ बड़े भी आ जाएँगे, उनको क्या देंगे खाना? तो लगभग 100 डेढ़ 100 लोगों के लिए हम लोगों ने प्लान किया और उसमें फिर तय हुआ कि शुरुआत में थोड़ा अपना सेविंग्स करेंगे, उसके बाद जैसे मेरे पास कुछ कंपनियाँ भी मैं बेसिकली कुछ कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर भी था, तो हमने डिसाइड किया कि उनमें से 1 या 2 कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, हम वो सारा प्रॉफिट इस पे डाल देंगे, इस चैरिटी के लिए डाल देंगे क्या बात है! और हम जो बाकी कंपनी है, जैसे मेरे पास मान लीजिए 6 कंपनी है, तो 4 का प्रॉफिट मेरे लिए और 2 का प्रॉफिट जो होगा, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको चलाएँगे। और शुरुआत में तो मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स ने ही मुझे सपोर्ट किया और हम लोगों ने पारिवारिक लोगों ने ही मिलके इसको चलाया। जी, और उसके बाद जैसे हमने पहले दिन 150 लोगों का खाना बनाया, तो खाना बनाया और वो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में फिनिश हो गया।
और उसके बाद कुछ लोग वापस गए, भूखे गए। हमें उन्हें मना करना पड़ा कि खाना खत्म हो गया। तो हमें लगा कि थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, तो हमने अगले दिन 40-50 लोगों का खाना और बढ़ा दिया कि इतना खाना, और जितने लोग वापस गए थे हमारे हिसाब से, मान लीजिए 20 लोग वापस गए थे, तो हमने 40 लोगों को बढ़ा दिया और खाना। जी। तो फिर हमने बाँटा, अगले खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ और चेंज की थी, जैसे जो लोग उस तरह के बच्चे थे या उस तरह के जो उनके पारिवारिक लोग थे, उनको तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, और बाकी लोगों के लिए हमने एक व्यवस्था रखी कि हमने उनका ₹5 रेट डिसाइड कर दिया, ताकि लोग कोई मतलब लोग ₹5 बाकी जो लोग आए थे वो अफोर्डेबल कीमत ₹5 तय की, ताकि वो डाल के ₹5 और भरपेट खाना खा सकें। जी। तो अगले दिन 50-40 लोगों का बढ़ाया, उसके फिर वो लोग वापस गए, फिर और थोड़ा बढ़ाया, ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। तो लगभग-लगभग एक समय ऐसा आया कि जब ये लगभग 800 और 900 लोगों के बीच में आ गया, ये भोजन। क्या बात फिर है। वहाँ पर हम लोगों ने इसे मतलब उसके बाद भी था, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा-सा रोक दिया कि भई अब यहाँ पे करते हैं इसको। जी, जी। नहीं, सही बात है पंकज जी। शुरुआत हुई थी 50-100 लोगों से और करते-करते आप 800 से 900 पर आ गए। ये खुद में ही एक सराहनीय बात है। तो 800-900 लोगों के रोज के खाने का पंकज जी एक कॉस्टिंग कोई छोटी-मोटी नहीं होती है। तो क्या जी, आपको जी। कुछ परेशानियाँ हुई इसको मैनेज करने में, या सब हो गया आराम से, परिवार के लोगों ने मिलके सब मैनेज कर लिया? उसमें क्या हुआ प्रतीक जी, जैसे मैंने बताया कि सब कुछ करने वाले तो भगवान हैं। तो शुरुआत में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में जब लोगों ने मुझसे पूछा क्या कर रहे हैं? मैंने बताया कि हम इस तरह सेवा चलाने वाले हैं। तो लोगों ने थोड़ा मज़ाक उड़ाया कि यार ऐसे कैसे होगा? बंद हो जाएगा, ये कैसे कर पाओगे? टाइम कैसे दोगे? पैसा कहाँ से आएगा? हमने बोला कि देखिए, शुरू करवाने वाले भगवान हैं और बंद करवाने, अगर ये बंद होगा तो भी भगवान ही चाहेंगे तो बंद होगा। तो इसमें हम लोगों ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ा, और फिर जब लोगों ने देखा 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो फिर लोगों को लगा कि ये तो कुछ मतलब अच्छा कर रहे हैं, और मतलब चलने वाला है। तो फिर लोगों ने भी हमें थोड़ा बहुत सहयोग करना शुरू किया, और जब लोगों ने सहयोग शुरू किया, तो फिर चीज़ें मतलब फिर तो कहते हैं ना कि भगवान सबको प्रेरणा देते हैं। जी। मुझे प्रेरणा दी, लोगों को देना शुरू की, और लोगों ने हमें सहयोग करना शुरू किया, और फिर उसके बाद ये अच्छे से रेगुलर चल रहा है। अच्छा, अच्छा। बहुत बढ़िया। हुँ। तो पंकज जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने बच्चों के लिए तो इसको फ्री रखा था, और बड़े लोगों के लिए आपने ₹5 एक चार्ज रखा था, और वो जी। भी कंपल्सरी नहीं था शायद। अगर मेरी जी, जी। समझ मैंने सही समझा तो शायद वो कंपल्सरी नहीं था। तो जी, जी, क्या जी। लॉजिक था पंकज जी इसके पीछे कि ये ₹5 का एक नॉमिनल चार्ज, क्योंकि इससे कोई खर्चा तो नहीं निकलने वाला आपका, तो ये रखने के पीछे क्या लॉजिक था? इसके लिए प्रतीक जी एक्चुअली ₹5 की कीमत इसलिए रखी गई है, ताकि मेन देखिए, खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं होती। मेन होता है कि खाना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलाया जाए। और जी। प्रतीक जी, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे भंडारों में देखा है, जहाँ पर लोग जब खाना खिलाते हैं तो खाना खिलाने वाले में घमंड आ जाता है, या खाना खाने वाले हैं वो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, या फिर उन चीज़ों का जो हमारे जो भंडारे हैं उसका मिसयूज़ भी होता है। जी। तो इसलिए हम लोगों ने सोच समझ के ये कीमत इसलिए रखी है कि ₹5 है, जो लोग हैं वो अफ़ोर्ड भी कर सकें बहुत अच्छे से, और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहे। तो अब जब कोई ₹5 दे के खाना खाता है, अगर मैं पर्टिकुलर उस तरह के जो लोग हैं उनकी बात छोड़ दूँ, जिनके पास नहीं है, या जो बच्चे हैं, जो अगर उसकी बात छोड़ दूँ, तो अगर ₹5 दे के खाते हैं, तो उनके अंदर एक एक ईगो भी रहती है कि थोड़ा दाल ज़्यादा डालो, कोई चावल ज़्यादा डालो। कि जैसे मैं आपको बताऊँगा, अभी कुछ दिन पहले भी एक हादसा हुआ था कि एक बाबा ना मुझे थोड़े से हल्के से नाराज़ लग रहे थे। वहाँ भोजन लिया, और बाबा कुछ जैसे उन्होंने ना हमारे यहाँ पैकिंग सिस्टम नहीं है प्रतीक जी। हम लोग सिर्फ़ खिलाते हैं, पैकिंग नहीं करते हैं बिल्कुल भी। जी, जी। कोई भी अगर पॉलिथीन लेके आता है, डब्बा लेके आता है, तो हम पैकिंग नहीं करते। तो वो बाबा शायद कुछ पॉलिथीन लेके आए थे, तो हमारे वॉलंटियर ने मना किया कि हम लोग पैकिंग नहीं करते हैं। वो थोड़ा नाराज़ दिख रहे थे मुझे, मतलब उनके चेहरे पे थोड़ा-सा नाराज़गी थी। हुँ, हुँ। तो मेरे साथ मैं किसी को भी नाराज़ नहीं देख सकता यहाँ पर। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा, "बाबा, आप कुछ नाराज़ हैं?" तो उन्होंने बोला, "नाराज़ किस बात की है? दुकान है ये, तो मैंने ₹5 दिया और खाना खा रहा हूँ।" हाँ। तो तो मतलब बड़ा खुश हुआ ये मन देख के कि वो ₹5 देने के बाद उनके अंदर एक रिस्पेक्ट है कि जी, मैंने कोई फ्री में थोड़ी ना खाना। जी। तो जब ये वाली बात होती है, तो हमें लगता है कि हमने डिसीज़न जो लिया था बिल्कुल अच्छा लिया था कि ₹5 देके उनकी एक रिस्पेक्ट बनी हुई है कि वो फ्री में खाना नहीं खा रहे हैं। और ये तो हमेशा ये कहा जाता है कि हाथ हमेशा ऐसे कभी नहीं होने चाहिए, हाथ हमेशा यूँ होना चाहिए। तो जो ₹5 देते हैं उनका हाथ ऐसे होता है, और वो ये दे के खाना लेते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत 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 अच्छा आपने एक बात कही पंकज जी कि सेल्फ रिस्पेक्ट ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं कहता हूँ एक रिक्शा चलाने वाला से लेकर के एक बड़े से बड़ा बिज़नेसमैन हो। हर आदमी की जी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है और ये आपने एक बहुत जी, अच्छा स्टेप लिया। इस स्टेप के साथ किसी को भी ये नहीं लगेगा कि वो फ्री का खाना खा रहा है। काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा सुन कर के पंकज जी कि जी, आपने खाना खिलाने के साथ-साथ उनके आत्म-सम्मान के बारे में भी सोचा और ये बहुत बहुत ही सराहनीय कार्य है पंकज जी। जी, तो जी, जी। आगे बढ़ते हैं पंकज जी, शुरुआत में खाना जो बनना होता था, इतने लोगों का खाना वो कैसे बनता था? क्या आपने इसको कुछ आउटसोर्स किया था या आप लोग खुद ही घर पे ही बनाते थे? प्रतीक जी, सबसे पहले तो जब शुरुआत किया था तो हमने कैटरिंग किया था और मतलब एक कैटर को हायर किया था। अच्छा, लेकिन अम, होता क्या है कि मैं मतलब मेरी वही आदत है कि हम खाना बेशक कम लोगों को खिलाएँ, लेकिन बड़ा साफ-सुथरा और हर चीज़ को मेंटेन करके खिलाएँ। मतलब जी, जैसे हम किसी पे खाना खिला के एहसान नहीं कर रहे हैं और लोगों मतलब लोगों से पैसा लेके आ रहे हैं, तो 100% है उनका ध्यान रखें। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं जैसे छोटे बच्चे जो खाना खाते हैं, हम लोग बच्चों के साथ भी एक टर्म्स कंडीशन पे उनको खाना खिलाते हैं। हम कैसे खिलाते हैं कि पहले बच्चा खाना खाएँगे और उसके बाद उनको फ्रूटी चिप्स और जो है चॉकलेट्स वगैरह मिलती हैं। लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि पहले वो खाना खाएँगे। तो जी हाँ, प्रतीक जी मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे वहाँ पे आते हैं, उनमें से कुछ बच्चे वही जो कुछ कूड़ा चुगने वाले या कुछ छोटा-मोटा ब बाज़ार में लिफ़ाफ़े बेचने वाले या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी मम्मी-पापा लेबर करते हैं, मेड के बच्चे इस तरह के। तो सबसे ज़्यादा टेंशन क्या होती है, आप समझ सकते हैं कि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा परवाह होती नहीं है खाने की, भूख की हाँ, और बच्चे सारा दिन भूखा रह जाते हैं। लेकिन ये तो हम मानिए कि अगर वो भूखे रहेंगे पूरे दिन, तो उनको कहीं न कहीं शारीरिक रूप से कमज़ोरी आएगी उनके अंदर बिल्कुल, और उनके माँ-बाप को सारा दिन चिंता लगी रहेगी, मेरे बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया। अच्छा, सिर्फ़ वो चिंता कर सकते हैं, कर वो कुछ सकते नहीं क्योंकि अगर वो कुछ करना चाहेंगे, तो वो हैं तो साथ में है नहीं, वो तो पूरा दिन ड्यूटी पे हैं। और जी, ऐसे में क्या होगा उनका काम भी मन नहीं लगेगा उन फैमिली का। वो ड्यूटी छोड़ नहीं सकते, ड्यूटी छोड़ेंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा? जी, तो उस टॉफ़ी, चॉकलेट, फ्रूटी इन सब चीज़ों के लालच में बच्चे वहाँ आते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं। तो 2 काम होते हैं, एक तो उन बच्चों को पोषण मिलता है, पौष्टिक खाना मिलता है, उनके शरीर को फ़ायदा रहता है। दूसरा उनके मम्मी-पापा की भी चिंता खत्म हो जाती है कि उनके बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया। खाना सबको खाएँ, पता है कि उनके बच्चे जाएँगे और पेट भर के खाएँगे। तो इसी तरह हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले तो कैटरिंग किसी कैटर को हायर किया था और प्रतीक जी जैसे अच्छा हम मैं बताऊँगा हमको कभी एक दिन कोई काम करना हो तो हम कॉस्ट की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। जी, हम बा सब चीज़ों पे आँख बंद करके और चला लेते हैं। लेकिन अगर हमको डेली काम करना हो, तो हमको कॉस्ट की बहुत परवाह करनी पड़ती है, साफ-सफाई की, हर चीज़ की इतनी परवाह करनी पड़ती है। तो वही हुआ कि हमको जो कैटर से थोड़ा महँगा पड़ता था, हमें लगा कि अब इसको थोड़ा-सा इकोनॉमिकल बनाना है। वो तभी संभव था कि हम खुद बनवाएँ खाना, हर चीज़ को जी, मैनेजमेंट में लाएँ। तो और उसकी फिर मैं उसकी साफ-सफाई से भी बिल्कुल खुश नहीं था। अच्छा, मेरे को अच्छा नहीं लगता था वो जिस हालाँकि वो साफ-सुथरा बनाता था, लेकिन मुझे जो चाहिए साफ-सुथरा मुझे वो चाहिए कि जैसे मेरे घर में खाना बनता है। जी, तो लगभग 1 साल हमने इसको बड़ी मुश्किल से चलाया और 1 साल बाद जो है हम लोगों ने एक छोटा-सा प्लॉट खरीद के और उसके अंदर अपनी एक बहुत सुंदर किचन बनाई है, जो अच्छा, जहाँ पे हम हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं और उसमें उस किचन को बनाने से हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमें इकोनॉमिकल पड़ने लगा। लोग हमें राशन देते हैं तो हम वहाँ स्टॉक कर सकते हैं, जो हमें लोग मैंने आपको बताया कि लोग हमें सहयोग करते हैं, कोई आटा देता है, कोई चावल देता है, कोई दाल देता है। हम जी, उसको स्टॉक करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा साफ-सफाई और हर चीज़ हमें अपने आप दिख रहा है सामने, तो वो है। और क्योंकि हम लोग ना लोगों की स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे हम ये खाना खिलाते हैं, खाने के साथ हम गुड़ देते हैं, छाछ देते हैं, ताकि उनको प्रोटीन, कैलोरी, आयरन सब कुछ मिले। तो हम ना खाना बेशक कम लोगों को खिलाएँ, ज़्यादा खिलाएँ, वो इतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन जिनको भी खिलाएँ, उनके शरीर की स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखते हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है कि आपका 900 लोगों का परिवार है और बिल्कुल, परिवार के लिए आप पूरा बेहतर से बेहतर पौष्टिक खाना चाहते हैं कि उनको मिले, जैसा आप खाते हैं वैसा उनको मिले और बहुत ही बढ़िया पंकज जी। तो पंकज जी लेकिन एक बात बताएँ कि जैसे आपने बताया 2018 में शुरू हुआ और 2019 से 1 साल बाद आपने अपना किचन डाल लिया। जी। लेकिन उसके बाद ही पंकज जी इस साल तो सभी को मालूम है मार्च से कोविड आ गया और कोविड की जी, समस्या से हर कोई जूझ रहा था।
तो और जी। ऐसे टाइम पे लोगों ने बाहर का खाना तो छोड़िए, लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे, खास करके लॉकडाउन के टाइम पर। तो इस जी। टाइम पे कैसे आपने मैनेज करा? प्रतीक जी, मैं बताना चाहूँगा, 30 मार्च को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अनाउंस किया कि लॉकडाउन है, तो और ये जब कोविड के बारे में सुना, तो मैं मतलब मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। और ऐसे में 2 दिन तक तो अच्छा, जिस एरिया में हमने ये खाना बाँटते थे, वो एरिया भी सील था, सब कुछ बंद था यहाँ पर। तो हुआ क्या कि 2 दिन तक तो हमने सेवा बंद रखी। जैसे ही मुझे परमिशन मिली, मैं बाहर निकला और मैंने पास के ही थोड़ा, जहाँ हम रहते थे, उससे थोड़ा दूर पे एक रेज़िडेंशियल कॉलोनी थी, जहाँ लेबर कॉलोनी थी। तो अच्छा, उसका नाम राजीव नगर है, और वहाँ जाकर मैंने लगभग 7 गलियाँ, जिसमें लगभग 700 फैमिलीज़ रहती थी, उन सबसे बात की। मतलब वहाँ गया, वहाँ जाके बात की, मिला लोगों से। मैंने बोला, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने वो देखा कि जो डेली कमाने, डेली खाने वाले लोग होते थे, वो क्या होगा? तो वहाँ जाके मिला लोगों से, लोगों को देखा। तो आप विश्वास करेंगे कि मैंने जब लोगों से मिला, तो एक 10 बाय 10 का कमरा और 10 लोग रहने वाले हैं उसके अंदर। तो वो वैसे ही मर जाएँगे बेचारे। और उनको भी अंदर ही रहना है, और उनके राशन के डब्बों में बिल्कुल, डब्बे में कोई राशन नहीं है, खाली है राशन। ठीक है? तो बड़ी एक उस टाइम तो इतनी मतलब बड़ी भयानक सिचुएशन थी, और मैंने फिर लोगों से बात की और उनको विश्वास दिलाया कि वो बिल्कुल चिंता ना करें। और वो लोग तो कोरोना से बाद में डर रहे थे, पहले तो भूख से डर रहे थे। बिल्कुल। मतलब ऐसे में कोरोना से मरे ना मरे, भूख से मर जाएँगे, ये हालात थे। जी, जी, सरकारी मदद आई, लेकिन वही वाली बात है कि सरकार अपनी जगह काम कर रही थी और बाकी लोगों को अपना काम करना था। तो जी। उसमें हमने प्रतीक जी, लगभग 700 फैमिलीज़ को अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट भी बिल्कुल ऑर्गनाइज़्ड वे में किया। मतलब अडॉप्ट कैसे किया कि जैसे जब कोविड था, तो बहुत सारे लोग सेवा कर रहे थे। ऐसे में हमें ये लगा कि जिन लोगों के पास हम पहुँच रहे हैं, सबसे पहले तो उनको विश्वास दिलाया कि हम दोनों टाइम खाना और सुबह का कुछ ना कुछ नाश्ते का, या साबुन या सैनिटाइज़र या बाकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हम उनको उपलब्ध कराएँगे। तो सबके घर गए, वहाँ जाके किसी परिवार में अगर 8 लोग हैं, तो 8 उनमें से एक फैमिली हेड को पकड़ा और उनसे बोला, "आप 8 अपने 8 आधार कार्ड दिखाइए।" हुँ, उन्होंने हुँ। आधार कार्ड दिखाए, हुआ, एक कूपन बनाया हमने उनका, फूड कूपन, उनमें लिखा उस परिवार के मुखिया का नाम, उनकी डिटेल और साथ में 8 मेंबर। अब क्या होगा, जी, एक परिवार से 1 आदमी आएगा, वो कूपन दिखाएगा, हम उनको 8 आदमी का खाना दे देंगे। तो जी। इससे फ़ायदा ये हुआ कि 700 परिवार में से 700 ही लोग आए खाना लेने के लिए। तो मैंने सबको ये बोला, उस परिवारों को, कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी संस्था आपकी आपकी बच्ची है, आप इस संस्था पे 100% आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी, उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए मैंने। अच्छा। मैंने बोला, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम सबसे बात तो कर नहीं सकते बार-बार हर आदमी के पास जाके। आप उस ग्रुप में मैसेज डाल दो, और हमको जैसे भी 2 आधे घंटे में, 2 घंटे में फ्री होंगे, हम कॉल बैक करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। किसी को दवाई चाहिए, किसी को कुछ भी दूध चाहिए। तो हमने प्रतीक जी उनका, जैसे मैं अपनी माँ का और अपने परिवार का ध्यान रखता हूँ, मैंने 100% कोशिश की, मेरी संस्था के हर वॉलंटियर ने, कि उनका बिल्कुल परिवार की तरह ध्यान रखा जाए। और जी। मुझे फ़क्र है अपने कन्हैया पे कि हम अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रहे। बहुत-बहुत बढ़िया पंकज जी, मतलब जितनी सराहना की जाए कम है। आपने बहुत बढ़िया काम किया और तो इस टाइम पंकज जी लॉकडाउन के टाइम 2800 लोग और 3 टाइम का आप मील प्रोवाइड कर रहे थे और जैसा कि आपने बताया बिल्कुल कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है कि सब कुछ हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए भी उतना आसान नहीं रहा होगा क्योंकि आपकी खुद की आमदनी बंद थी, आपकी खुद की दुकान बंद रही होगी पूरे लॉकडाउन के टाइम और आपके काम पर भी प्रभाव पड़ा होगा। तो कैसे फाइनेंशियली उस फेज़ को कैसे मैनेज किया पंकज जी? मतलब कोरोना में मुझे खुद नहीं पता था कि इतना बड़ा काम हमारी संस्था कर पाएगी। जी, आप विश्वास मानिए कि मतलब कहते हैं ना कि जब जिसने जिससे करवाना हो वो अपने आप करवा लेता है। जी। मुझे पता ही नहीं लग रहा था, मेरे पास कॉल आती थी, जैसे मैं सेवा में होता था, मेरे पास कॉल आती थी कि आपके वहाँ ना मैंने कुछ द 10 कट्टे चावल रखे हैं। अच्छा। मतलब मैं नहीं जानता लोगों को, और लोग आके मुझे कॉल करते थे कि हमने वहाँ 10 कट्टे चावल मतलब इवन देन कॉल भी नहीं आती थी। लोग वहाँ सामान छोड़ जाते थे। हम गए हैं सेवा में, और जब आके देख रहे हैं तो किचन के बाहर में 10 कट्टे चावल, 25 कट्टे आटा, पता नहीं क्या-क्या लोग छोड़ के चले जाते थे। हमको जी। नहीं पता कि कहाँ से आया, कैसे आया, भगवान खुद दे के गए या भगवान ने किसी मनुष्य के हाथ भिजवाया, हमको नहीं पता। और हम अपनी सेवा में व्यस्त थे। हमें तो बनाने से ही फुर्सत नहीं थी, देने वाला अपने आप भिजवा रहा था। तो पंकज जी जैसे
लोग जैसे आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी आपकी मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, राशन पहुँचा जाते हैं और अगर और लोग आपके साथ जुड़ना चाहें, तो किस-किस तरह से जुड़ सकते हैं? यानी कि जैसे कोई समय से जुड़ सकता है, कोई पैसे से जुड़ सकता है, कोई राशन से। आप किस तरह का सपोर्ट आप लेते हैं या कैसे चाहेंगे कि लोग और आपके साथ जुड़ें? प्रतीक जी, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी सेवा के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तन, मन और धन। जी, तो आप कोई भी हमारे साथ देवदूत के साथ तीनों चीज़ों से जुड़ सकता है। तन से अगर कोई नज़दीक में रहता है या कहीं वो आके यहाँ पे सेवा कर सकता है, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इसके अलावा कोई अगर तन से नहीं जुड़ सकता है तो हमें वहीं बैठे-बैठे आशीर्वाद दे सकता है कि भगवान हमको इतनी हिम्मत दें, इतनी हम पे कृपा रखें, हम पे बनाए रखें कि हम हमेशा क्योंकि ब्लेसिंग्स की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। जी, जो ब्लेसिंग्स है वो जो कहते हैं ना कि व्हाइट बॉल्स जो होती हैं, जो दुआएँ होती हैं, वो बेसिकली पत्थर में भी कुछ भी निकाल सकती हैं, पैदा कर जी, सकती हैं। जी, तो हमें ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, भगवान से हमारे लिए दुआएँ कर सकते हैं कि हम इसको बहुत से तरह करते रहें और उनकी दुआओं का ये असर है कि मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा कि पिछले मेरे मतलब जितनी बड़ी मेरी टीम है, उनमें से किसी को भी पिछले 6 महीनों से कभी जुकाम भी नहीं हुआ है। क्या बात है! कोरोना के बाद जैसे लगभग 10, 12, 15, 20 लोगों की टीम है, तो किसी को जुकाम भी नहीं हुआ है। वरना मुश्किल हो जाता है कि अगर मान लीजिए हमारी संस्था में किसी को बीमारी हो जाए, तो लोग भी हमसे डरेंगे कि ये तो इनके तो अंदर ही किसी को बीमार हो गया, तो इनको भी हुआ होगा, तो सेवा करना मुश्किल हो जाए। तो उनकी ब्लेसिंग्स का ये असर है कि हम बिल्कुल ठीक हैं और सेवा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अगर सक्षम लोग हैं और वो चाहते हैं किसी के लिए कुछ करना और वो मतलब कुछ देना चाहते हैं, तो देवदूत फूड बैंक में कच्चा राशन दे सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन एजेंसीज़ हैं, जो आप कहीं से बैठ के भी और हमारी किचन के नाम से आप हमें डिलीवर करा सकते हैं राशन। जी, या इसके अलावा कोई चाहे तो हमारे देवदूत फूड बैंक का अपना बैंक अकाउंट भी है, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी है, वो उसमें फंड भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और हम लोग इसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सारा का सारा हिसाब-किताब रखते हैं, जिससे कोई भी आदमी अब जो उसने हमको दिया है, उसको वो अपने उसमें ऑनलाइन सब कुछ चेक कर सकता है। तो जी, पंकज जी बिल्कुल। एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी वेबसाइट का नाम बताएँगे जिस पे वो जाकर के डिटेल्स देख सकते हैं? देवदूत फूड बैंक। देवदूत फूड बैंक, ठीक है। जी। तो मैं आप सभी से जो ये व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से एक बार चाहूँगा कि एक बार जाएँ, देवदूत फूड बैंक की वेबसाइट पर जाएँ। इनका इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम पेज पर जाएँ जिस पे ये लोग रेगुलरली अपलोड करते हैं, रोज के सेवा की तस्वीरें, वीडियोज़ और अपलोड बहुत एक्टिव है इनकी संस्था। तो मैं आप सभी से एक बार गुज़ारिश करूँगा कि एक बार इनकी वेबसाइट पर जाएँ, एक बार इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाएँ, देखें कि पंकज जी और उनकी टीम क्या कर रहे हैं और आप इस वीडियो में सुन ही चुके हैं कि वो कैसे एक परिवार उन्होंने एक नया कुटुंब बनाया है, एक नया परिवार बनाया है और उसकी सेवा कर रहे हैं वो। और देखें और उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ, आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो जैसा कि पंकज जी ने बताया कि आप जिस तरह से आपकी इच्छा हो, अपनी स्वेच्छा से आप जिस तरीके से जुड़ना चाहें, जुड़े पंकज जी के साथ एक नेक काम में। तो पंकज जी इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से क्या आप लोगों तक कुछ संदेश पहुँचाना चाहते हैं? या एज़ अ सोसाइटी को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं कि वो कैसे कैसे अपने स्तर पे क्या करके या किस तरीके से इसको हम एक बेहतर जगह बना सकते हैं, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि सबके लिए? देखिए प्रतीक जी, मैं सिर्फ़ एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस दुनिया में अगर कोई भी इंसान अगर 100 आदमी का पेट नहीं भर सकता, तो कम से कम एक का पेट तो हम सभी भर सकते हैं। तो जी, अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भी कर पाते हैं, तो इतना तो ज़रूर करें कि हम जब सुबह अपने ऑफ़िस के लिए, अपनी दुकान के लिए या हम जब घर से बाहर निकलते हैं और अपना लंच बॉक्स लेके निकलते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम 2 रोटी ज़रूर रख के साथ में एक्स्ट्रा लेके चलें और वो 2 रोटी हमें ये टारगेट करना है कि हम किसी ज़रूरतमंद के लिए लेके जा रहे हैं। जी, मतलब अपने साथ किसी एक जन का खाना ज़रूर साथ लेके चलें और रास्ते में जो भी आपको लगे कि भूखा है, ज़रूरतमंद है, आप उसको खाना खिलाएँ। कम से कम ये सेवा तो हम ज़रूर डालें अपने साथ जी, और इसके अलावा अगर हर सक्षम आदमी अगर ऐसा करने लगा तो मुझे नहीं लगता कि जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि जो कुपोषण
और बाकी जो भूख के ऊपर हमारी बात हुई थी। तो मुझे नहीं जी, लगता कि फिर हम वो 102वें नंबर पे होंगे, 104वें नंबर पे होंगे। हम इंडिया में तो कम से कम मुझे पता है कि लोग बहुत अपनी एक रोटी खाने से पहले दूसरों के लिए निकालते हैं। तो बस जी, एक दिशा की बात है, एक लक्ष्य की बात है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो ज़रूर करें, अपने नज़दीक में देखें, अपने पड़ोस में देखें, किसी दूसरे के पास दूर बाद में जाएँ, सबसे पहले अपने पड़ोस में देखें, कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, अपने परिवार में देखें, अपने मित्रों में देखें, अपने मोहल्ले में, गली में, कॉलोनी में देखें, जहाँ भी ज़रूरतमंद है उसके काम आएँ, ज़रूर करें। एक नियम बना लें कि हमें कम से कम एक आदमी का पेट ज़रूर भरना है अपने साथ-साथ, खुद खाने के साथ, जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही पंकज जी। साथ में एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ये जो भी आप कार्य कर रहे हैं, इसको ये सोच के ना करें कि ये आपकी ऑब्लिगेशन है, आप किसी ऑब्लिगेशन में नहीं हैं और किसी ने आपको बाँधा नहीं है ये कार्य करने के लिए। एक नैतिक ज़िम्मेदारी समझते हुए कि आप भले किसी को पैसा ना दें, आप भले किसी को पैसा ना दें क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वो उसका क्या यूज़ करेगा। कई बार हमारे साथ होता है सिग्नल पे कोई आता है, पैसे माँगने आता है तो हम मना कर देते हैं और होता है, कई बार देखा भी गया है कि छोटे-छोटे बच्चे वो पैसे लेकर के गलत आदतों में लग जाते हैं, उसका गलत प्रयोग करते हैं। लेकिन खाना एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको है और चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, खाना उसको चाहिए ही। तो खाना आप प्रोवाइड करिए, आप मत पैसे दीजिए। आप जैसे पंकज जी ने बोला आप अगर 2 रोटी अपने लिए लेके जा रहे हैं, तो 2 रोटी और किसी के लिए भी रख लीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। ये है कि एक आदमी का पेट भर जाएगा और वो 19 करोड़ में से वो एक आदमी कम हो जाएगा। तो ऐसे ही बूँद-बूँद करके सागर बनेगा और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे व्यूअर्स इससे प्रभावित होंगे पंकज जी के इस स्टोरी से, पंकज जी की इस जर्नी से जो उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, उससे प्रभावित होंगे आप लोग और आप सभी आगे बढ़ेंगे, किसी न किसी रूप में अपना योगदान करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने फिर से हमें समय दिया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया पंकज जी आपसे बात करके। तो बहुत-बहुत धन्यवाद पंकज जी और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये सेवा जारी रहेगी। हमारी पूरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ और थैंक यू पंकज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।